वेलकम टू यूसीसी क्लासेस। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया था गुलाम के नियम का सदिश रूप था। आज हम लोग अपने अगले टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन थ्योरम। अध्यारोपण जो होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कह लो या अध्यारोपण कह लो। अध्यारोपण में क्या होता है, मान लो कि बहुत सारे आपके आवेश हैं। यहाँ पर मान लो आप पर कोई Q1 है, यहाँ पर कोई एक आवेश Q1 है, यहाँ पर कोई एक Q2 रखा हुआ है, यहाँ पर कोई एक Q3 है और यहाँ पर आपका क्या है, Q1 है। तो किसी एक पर लगने वाले बल पर अगर हमें गणना करनी है कि बताओ कि इस पर कितना लगेगा, तो हम लोग बात करेंगे। मान लो ये वाली जो दूरी है इसको हमने नाम दिया r वेक्टर 1 3, इसको हमने नाम दे दिया r वेक्टर 1 2 और इसे हमने नाम दे दिया r वेक्टर 1 n। तो इस पर पहले पर लगने वाले बल की बात करें तो इधर की तरफ आपका लग रहा होगा F1n, ये आपका लग रहा होगा F12, ये आपका लग रहा होगा इस पर F13। तो इस पर लगने वाले कुल बलों का जो योग होगा, इन बलों को जोड़ने का तरीका या इन बलों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अगर हम F नेट की बात करें, F नेट जो लगेगा Q1 के ऊपर, तो वो आपका लगेगा F12 वेक्टर प्लस का F13 वेक्टर डॉट 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 F1n वेक्टर। इन्हीं दो आवेशों पर, जिस भी आवेश पर हमें कुल बल निकालना है, तो इसके जो अलग आवेश जो आपके दिए हुए हों, जैसे Q1 दिया, Q3 दिया, Q2 दिया, Qn दिया, अगर हमें Q1 पर निकालना है तो हम Q2 को Q1 से मिलाएंगे, Q3 को Q1 से मिलाएंगे, Qn को Q1 से मिलाएंगे और मिलाने की जो आपकी होगी वो सीधी रेखा होगी। दोनों आवेशों को मिलाने वाले के लिए क्या होगा, एक सीधी रेखा होगी। इसके बीच में जो बल कार्य कर रहा है, इसके बीच में जो बल कार्य कर रहा है, इसके बीच में जो बल कार्य कर रहा है, सारे बलों को जोड़ देंगे तो Q1 पर लगने वाले हमें नेट फोर्स के बारे में क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर हमें अध्यारोपण का सिद्धांत आ जाए, कूलॉम का नियम आ जाए, तो हम स्थिर वैद्युत में सारे प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका है F नेट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस का F13 वेक्टर डॉट 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 जितने भी आपके होंगे F1n। ये तो पहले पर लग रहा है। अगर दूसरे पर लग रहा होता तो इसको इससे मिलाते, इसको इससे मिलाते और इसको इससे मिलाते, ये वाली दूरी लेते, ये वाली दूरी लेते और ये वाली दूरी लेते, तो इस पर हम बल निकाल लेते, तो उसका सूत्र हमारे पास हो जाता। अगर हमें 3 पर निकालना है तो हम इसको इससे मिलाते, इसको इससे मिलाते, इसको इससे मिलाते, इस पर निकाल लेते। इस पर मिलाना है, इस पर निकालना होता तो हम इसको इससे मिलाते, इसको इससे मिलाते, इसको इससे मिलाते और तीनों पर लगने वाले बल को बता देते। इसके लिए आपको आना चाहिए वेक्टर। सबसे पहली चीज, इन सारी चीजों के लिए अध्यारोपण या कूलॉम के नियम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए वेक्टर, जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, जिसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर को थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं वेक्टर, फिर अगला आपका जो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कूलॉम के नियम के न्यूमेरिकल को। वेक्टर को थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वेक्टर के बारे में हमने बताया, इधर वेक्टर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कक्षा 11 से कि वेक्टर राशियां या वेक्टर राशियां जो होती हैं आपकी ऐसी होती है जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक, मान लो कि आपके पास कोई एक ए वेक्टर है इधर की तरफ, कोई आपका बी वेक्टर है इधर की तरफ। तो आपको पता है कि वेक्टर राशियां जो होती हैं इनकी खास बात क्या होती है वेक्टर सदिश राशियों की, एक तो इनके पास दिशा और परिमाण होते हैं, दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। दूसरा जो होता है, ये साधारण नहीं जोड़ते हैं, इनको साधारण बीजगणित द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। इनको जोड़ने के लिए एक अलग नियम होता है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम।
त्रिभुज नियम और एक था चतुर्भुज नियम। क्या था? चतुर्भुज नियम। दो नियम हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ और क्वाड्रिलेटरल लॉ। दोनों लॉ को हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से। दोनों लॉ में क्या था कि अगर दो आपके वेक्टर हैं ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हुए हैं तो इन दोनों का जो योग होगा या योग जो होगा आर वेक्टर, मान लो रिजल्टेंट वेक्टर का जो स्क्वायर होगा वो आपका ए वेक्टर स्क्वायर प्लस का बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस का 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। और दोनों की रिजल्टेंट की अगर दिशा निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल टू, मान लो यहाँ से रिजल्टेंट आपका यहाँ जा रहा होता, आर आपका यहाँ पर आ रहा होता, तो इस आर के लिए मान लो ये वाला एंगल कितना होता है? अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है बी साइन थीटा अपॉन का ए प्लस का बी कॉस थीटा, ए प्लस का बी कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर की दिशा निकालने के लिए। इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ जाते हैं। मान लो कि आपके दो वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे से कितने कोण पर रखे हुए हैं? 90 डिग्री पर। आपका ये 90 डिग्री है, आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका कितना है? बी वेक्टर है। तो हम बात करेंगे इसका रिजल्टेंट कितना आएगा और रिजल्टेंट की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर हम अपने फॉर्मूले पर दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो हमारा रिजल्टेंट का जो स्क्वायर आएगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू का cos 90। और हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0, तो रिजल्टेंट हमारा बचेगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक। या आर वेक्टर बराबर हम लोग खाली बात करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि आर की दिशा क्या होगी तो हम अपने इस वाले फॉर्मूले पर बात करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी साइन 90 अपॉन का ए प्लस का बी कॉस 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो tan अल्फा आपका खाली बचेगा b अपॉन का a, b अपॉन का a। इसी में भी अगर स्पेशल कंडीशन की बात किया जाए, इसी में भी आपकी अगर स्पेशल कंडीशन की बात किया जाए और कहा जाए कि यदि मान लो कि दोनों वेक्टरों का परिमाण क्या हो? बराबर हो। दोनों वेक्टरों का परिमाण क्या हो? बराबर। ए वेक्टर आपका बराबर हो बी वेक्टर, स्पेशल कंडीशन है। तो हमारे पास रिजल्टेंट का देखो सूत्र क्या आया था? रिजल्टेंट का सूत्र आया था कि आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर रखोगे अगर ए और बी आपस में बराबर हो जाएंगे तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 ए या अंडर रूट 2 बी वेक्टर, ठीक। ये आपका रिजल्टेंट का आंसर आ जाएगा। कुल मिला के अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखें और दोनों का परिमाण एक हो तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके आगे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का एंगल की बात करें तो tan अल्फा बराबर आपका ए और बी आपस में बराबर हो गए तो बी अपॉन का बी कर लो, तो आपका बी से बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, जो कि आपका tan 45 का वैल्यू होता है। तो tan से tan बन गया, अल्फा आपका कितना हो गया? 45 डिग्री। इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ए और बी आपस में बराबर हुए तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कितने एंगल पर होगा? 45 डिग्री पर। यहां से थोड़ा एक शॉर्टकट सीखते हैं। वो शॉर्टकट आपका क्या है कि अगर दो वेक्टर हैं, अगर आपके दो वेक्टर हैं किसी भी एंगल पर हो, मान लो किसी भी एंगल पर हो, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये आपके मान लो एंगल कितना हो? थीटा। ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या है? बी वेक्टर। अगर आपका ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? बराबर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट की दिशा होगी, आर की दिशा जो होगी, आर की दिशा जो होगी, इन दोनों के बीच बनने वाले कोण का क्या होगा? आधा।
इन दोनों के बीच बनने वाले कोण का क्या होगा, आधा। ये मान लो अगर आर वेक्टर है, एंगल अल्फा है, तो अल्फा जो होगा वो हरदम किसके बराबर होगा, थीटा बाई 2 के, थीटा बाई 2 के। तो ये आपका था, थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर पर। अगर हम लोग मान ले दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। दो वेक्टरों के बीच का कोण कितना हो, 60 डिग्री हो, 60 डिग्री। तो फिर देखते हैं। ये आपका मान लो ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 60 डिग्री। कितना हो, 60 डिग्री। तो हम अपने पर रखने की कोशिश करते हैं। हमारा वेक्टर का फॉर्मूला था आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस, अब कितना हो जाएगा, 60। क्योंकि कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो रखेंगे तो आर का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ये आपका हो जाएगा 2 ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू का 1/2। ये 2 से ये 2 मर गया। रिजल्टेंट का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस का ए वेक्टर डॉट का बी वेक्टर, ये आपका हो जाएगा। ठीक, इसमें भी अगर स्पेशल कंडीशन मान ले, और मान लें कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, इन दोनों का जो मान है आपस में क्या है, मैग्नीट्यूड जो है आपस में क्या है, बराबर। तो हम लोग देखेंगे कि आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये तो ए वेक्टर है ही है, ए वेक्टर का स्क्वायर, इसकी भी जगह पर हम लोग कितना मान ले, ए, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो देखो कितने हो गए, आर स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा √3a, √3a। इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर आपके ए और बी एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर रखें तो उनका जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि ए और बी आपस में बराबर है तो उसके आगे किससे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से। अगर ये सारी चीजें आपको आसानी से आ जाएंगे शॉर्टकट, तो आपके न्यूमेरिकल क्या होंगे, बड़ी तेजी से लगेंगे। तो हमने बताया था अगर आर की दिशा की बात किया जाए तो tan अल्फा आपका कितना हो जाएगा, tan अल्फा हमने बताया था ये एंगल कितना हो जाता है, आधा। तो कुल मिला के आर की दिशा जो होगी, आर की दिशा जो होगी वो कितने एंगल पर आ जाएगी, 30 डिग्री पर। आर की दिशा कहाँ चली जाएगी, 30 डिग्री पर। ये तो वेक्टरों को सॉल्व करने का एक मेथड था जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टरों को सॉल्व करते हैं। अगर आपको वेक्टर आ गया तो आपको कूलॉम के नियम के सारे, कूलॉम के नियम के न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपके बड़े आसानी से लगते जाएंगे। ठीक, तो ये वेक्टर का हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कूलॉम के नियम के न्यूमेरिकल की। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर चर्चा करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे जो कि हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र। पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये बात तो आपको पता हो गई है कि जब दो धनात्मक या दो ऋणात्मक आवेश आपस में पास आते हैं या दो एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाते हैं वो कैसा बल लगाते हैं, रिपल्सिव, रिपल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण आता है। मतलब कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दो विपरीत आवेश आ गए, मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक प्रोटॉन है। ये क्या है, प्रोटॉन, तो प्लस ही कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो हम मान लेते हैं कि कितनी है, 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर है। तो बताओ इन दोनों के ऊपर बल कैसा लगेगा। पहले तो निकालना है परिमाण, और दूसरा निकालना है डायरेक्शन। मतलब एक तरीके से आप देख ही रहे हो, दिशा की बात क्या करें, आकर्षण बल लगेगा। एक ऋणात्मक है, एक और कैसा है, धनात्मक है। तो विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेश कैसे बल लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो इस न्यूमेरिकल को करने का प्रयास करते हैं।
हमें पता है ई का जो मान होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का क्या होता है 19 होता है। और दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी 1 मीटर। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो कहता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। इसमें न्यूमेरिकल लगाते समय, कूलॉम के नियम पे न्यूमेरिकल लगाते समय हम ये ध्यान देंगे कि जो ऋणात्मक लेते हैं ये नेगेटिव साइन खाली हमको दिशा देखने के काम आती है कि आकर्षण लगेगा कि प्रतिकर्षण। न्यूमेरिकल में ये वैल्यू हम लोग पुट नहीं करते हैं। तो हमारा F इज इक्वल टू आ जाएगा के का मान 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 और Q2 का मान दोनों समान है क्योंकि एक ई प्लस का है एक माइनस का है। तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 इंटू 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 अपॉन का 1 स्क्वायर 1 के स्क्वायर कर लो। देखो 19 और 19 सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें न्यूमेरिकल को आसान करना है तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं। 19 और 19 कितना होता है 38, 19 दूना 38, 38 में से 9 जाएगा तो बचेगा 29। तो आपका हो जाएगा 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 इंटू 10 का 29। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 16 हम कितना होता है 256, मतलब 2.56 हो जाएगा। इंटू का कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 का 29। 9 का मल्टीप्लाई कर लो आसानी से। 9 छक्का 54 का 4 हो जाएगा। कैरी आपका कितना आ जाएगा 5, 9 बचे 45 और 45 5 50 का 0 हो जाएगा। आंसर कैरी कितना आ जाएगा 5, 5 दूना 10 और 10 दो कितना 12, सॉरी 9 छक्का 54 का 4 5 आया, 9 बचे 45 5 50 और कैरी कितना आया 5, 9 दूना 18, 18 5 कितना होता है 23, 23 0 4 गुणे 10 की घात माइनस का 29। ये आपका लग रहा है इतना। ठीक, कैसा ये बल है आकर्षण। कैसा बल है आकर्षण। अब अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है ये कुछ दूरी पर रखे, ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। यदि इनके बीच लगने वाला जो बल है, इनके बीच लगने वाला जो बल है वो बल जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या है बराबर, mp के क्या है बराबर, या प्रोटॉन के भार के बराबर मान लो, mp के भार के क्या है बराबर। तो बताओ इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन है जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव। और इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा आकर्षण बल लगेगा। इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो जो है वो प्रोटॉन के भार के बराबर, F जो लग रहा है इन दोनों के बीच में वो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू का g। भार क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन इनटू का g। भार क्या होता है द्रव्यमान इनटू का गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण। तो ये आपका इतना लग रहा है और ये बल जो लग रहा है वो किसके बीच में लग रहा है के Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। तो हमको R चाहिए। चलो देखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.625 गुणे 10 की घात माइनस का 27 होता है। जी का मान आपको पता है 10 होता है। ठीक, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए 1.6 अगर हम ले लें तो हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा सरल हो जाएगा। बराबर का के का मान आपको पता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। Q1 का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। Q2 का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 अपॉन का R स्क्वायर का हमको पता ही करना है। ठीक, देखो 1.6 से 1.6 हमारा गया मार्क, 27 से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 26। इधर आपको पता है बचा इतना और इतना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 9 144 मतलब 14.4। 19 दूना 38 में से 9 गया कितना बचेगा 19 दूना 38 में से 9 गया 29 बचेगा अपॉन का R स्क्वायर। ये इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ तो R स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 14.4 गुणे 10 की घात माइनस का 29 अपॉन का 10 की घात माइनस का 26। 26 को ऊपर भेज दो तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14.4
आर को ऊपर अगर भेजोगे तो ये 29 में से 26 जाएगा तो 10 की घात माइनस का 3 बचेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 4 कर लें और ये पॉइंट हटा दें, तो हमारे पास हो गया 144 गुणे 10 की घात माइनस का 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 12 गुणे 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 गुणे 10 की घात माइनस का 2। ये आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल अगर प्रोटॉन के भार के बराबर है तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा छोटा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कॉन्सेप्चुअली है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है मान लो आपके पास कोई दो आवेश रखे हुए, क्वेश्चन आपका है मान लो एक आपके पास प्लस का Q1 आवेश है, एक आपका है Q2 आवेश। ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच में हम कोई एक तीसरा आवेश लाके रख देते हैं Q3। कितना लाके रख देते हैं, Q3 लाके रख देते हैं। तो बताओ Q3 को कहाँ रखा जाए, ये क्या हो साम्य अवस्था पर, या इस पर नेट लगने वाला बल कितना हो, शून्य हो। नेट बल इस पर कितना हो, शून्य हो। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारी पूरी दूरी कितनी है, आर। पूरी दूरी कितनी है, आर। समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को ना समझ में हो तो फिर से देख लो। मान लो हमारे पास कोई एक आवेश Q1 है और Q2 है, एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं। तीसरा आवेश कहीं पर ला के रख दिया जाता है और बताया जाता है कि क्वेश्चन कहता है कि तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि ये काहे में रहे, साम्य अवस्था में रहे। साम्य अवस्था मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब है कि इस पर लगने वाला नेट बल कितना हो, शून्य। तो हमने मान लो कि रख दिया, तो आपको पता है कि Q3 को हमने यहाँ पर मान लो कि हमने Q3 को यहाँ पर रखा। Q3 को जो रखा है वो Q1 से x दूरी पर रखा। Q1 से कितनी दूरी पर रखा, x दूरी पर। तो हमें पता है कि ये बची वाली दूरी हमारी कितनी होगी, r माइनस का x। देखो ये वाला तो होगा, ये इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा। ये जो होगा इन दोनों के बीच में कैसा बल लग रहा होगा, आकर्षण। मान लो ये दोनों धनात्मक थे, Q1 और Q2 क्या थे, धनात्मक, और Q3 कैसा था, ऋणात्मक। Q3 कैसा था, ऋणात्मक था। अगर ये ऋणात्मक ना होता, मान लो ये धनात्मक होता तो कुछ ना होता, ये वाला इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाता और ये वाला इसकी तरफ इधर की तरफ फोर्स लगाता, और बात तो एक ही होती। तो हम लोग पहले इनके बीच का बल निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमें पता है कि साम्य अवस्था है, क्या है, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था मतलब है कि कोई भी पिंड पर लगने वाला एफ नेट कितना है, जीरो। एफ नेट कितना है, जीरो। उस पर कोई बल नहीं लग रहा, कोई बल नहीं लग रहा, या तो कुल बलों का योग, उस पर लगने वाले सभी बलों का योग क्या है, शून्य है। तो पहले इनके बीच में निकालेंगे, तो हमारा F13 जो आएगा, पहला तीसरे पर जो लगाएगा, वो आपका होगा कि Q1 Q3 अपॉन का x स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और दूसरा तीसरे पर जो बल लग रहा है उनकी बात करें F23 की, F23 की बात करें तो वो आपका हो जाएगा K1 Q2 Q3 अपॉन का Q2 Q3 अपॉन का R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और आपको पता है ये जो दोनों बल हैं ये आपस में क्या रहे होंगे, बल क्या लग रहे होंगे, बराबर, क्योंकि ये आपका 2-3 है, ये आपका 1-3 है। तो ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे तभी तो ये क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा। तो आप दोनों को क्या कर दो, बराबर, F13 बराबर का F23, दोनों को बराबर करोगे तो आपको हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन का एक्स स्क्वायर बराबर K Q2 Q3 अपॉन का R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K मर गया, Q3 से Q3 मर गया, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन का R माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर R माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो होगा वो आपका बराबर होगा Q1 अपॉन Q2। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो, आसानी से आप अपने आंसर ले लो। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया।
आसानी से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा इसी तरीके का। ये तो हमने क्या किया था, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बल लगाया था। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं बल रखा था। कभी कभी पेपर में ऐसा भी पूछ लेता है कि मान लो ये आपका कोई आवेश Q1 और ये आपका आवेश क्या है Q2 ना है, Q2, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लो r है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r। क्वेश्चन पूछ लेता है अगर मान लो कि इसके मिड पॉइंट से, यहाँ से मध्य बिंदु से यहाँ पर कोई एक आवेश तीसरा Q3 रख दिया जाए, Q3 रख दिया जाए, तो बताओ इस पर कितना बल लगेगा, पर कितना बल लगेगा। अगर तीनों आवेश धनात्मक ना होके, मान लो ये दोनों धनात्मक है, क्योंकि ऊपर जगह नहीं इसलिए हम थोड़ा साइन को इधर उधर ले रहे हैं, ठीक, नहीं तो चित्र नहीं बन पाएगा हमारा। ये दोनों धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक, और ये वाली दूरी मान लो ये हमने r माना और ये मान लेते हैं हमारी कितनी हो, x हो। तो बताओ कि इस Q3 पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। तो हमने बताया था कि ये जो कूलाम का नियम है, इसकी एक खास बात होती है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा पर काम करता है। इनके बीच की जो दूरी लेते हैं, ये जो हम लोग आवेशों के बीच की दूरी लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r² में, तो जो r लेते हैं वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा लेते हैं। तो आपको पता है कि ये आवेश इसके ऊपर ऐसे बल लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में यहाँ पर, और उस बल की दिशा क्या होगी, इधर की तरफ, क्योंकि देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो बल कैसा लग रहा होगा, आकर्षण, ये इधर की तरफ लगा रहा होगा। इसकी बल का मान लो F13, और ये वाला जो होगा ये इसको इधर की तरफ खींच, मतलब इधर की तरफ बल लगा रहा होगा, ये इधर की तरफ ये बल लग रहा होगा, और ये जो बल का मान होगा, मान लो ये कितना है, F23। एक खास बात है कि ये जो दूरियां हैं, ये वाला कोण जो है, एक तरीके से समबाहु त्रिभुज बन रहा है, 60 60 60। क्लियर? तो इस पर लगने वाला जो नेट बल होगा, ये इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, ये इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, और दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तो अगर हम बात करें तो हमारा देखो F13 की बात करें तो F13 का मान कितना होगा, F13 का मान होगा कि Q1 Q3 अपॉन का, देखो अगर समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है कि ये वाली भुजा भी r होगी, ये वाली भुजा भी क्या होगी, r, तो ये दूरी का हमसे कोई मतलब होगा भी नहीं, तो ये हो जाएगा कि Q1 Q3 अपॉन का r²। अगर हम F23 की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा कि Q2 Q3 अपॉन का r²। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटियां हैं, आपको पता है बस, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, कितने एंगल पर रखी हैं, 60 डिग्री पर रखे हैं। तो आपको पता है वही वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, r रिजल्टेंट बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos या तो क्या किया जाए, एक तरीका और होता है, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ लिया जाए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, F13 cos 60 डिग्री, और इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ लिया जाए, जिसको हम लोग बोलेंगे F23 cos 60 डिग्री, और इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा तो एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा, एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा, तो चाहे इससे जोड़ लो चाहे उससे जोड़ लो, ये इधर भी और इधर भी बैलेंस फोर्स नहीं होगा, तो इसके ऊपर दो बल लगेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में लगेगा और एक इस डायरेक्शन में। अगर Q1 Q2 और Q3 का परिमाण समान हुआ तो ये वाले बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और नेट बल आपका नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन अगर Q1 Q2 और Q3 का परिमाण बराबर ना हुआ
तो ये बल भी आपस में लगेगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल कुछ और होगा, इन दोनों का गुणनफल कुछ और होगा, मतलब इधर की तरफ भी एक बल लग रहा होगा। लेकिन हम लोग मानते हैं, कंडीशन हमारी ये है कि Q1 Q2 एक तरीके से यहाँ लिख लेते हैं, कंडीशन जो है वो ये है कि Q1 बराबर है Q2 के और बराबर है किसके, Q3 के, परिमाण बराबर है, क्या परिमाण बराबर है। तो अगर परिमाण बराबर हुए तो फिर और आसान हो गया हमारे लिए, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई का आर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई का आर स्क्वायर। और हमने बताया था अगर दोनों के बीच कितना एंगल हो, 60 डिग्री हो और दोनों का परिमाण क्या हो, समान हो, तो उसके एफ नेट के आगे क्या लगा दो, या रिजल्टेंट के नेट के आगे क्या लगा दो, √3, तो हो जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन का आर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात क्या क्या है, पहला तो ये एक समबाहु त्रिभुज, ये जो आपका Q3 रखा हुआ है समबाहु त्रिभुज बना के रखा है। दूसरी खास बात क्या है कि Q3 Q1 Q2 का परिमाण बराबर है, नेचर नहीं, नेचर आपका इन दोनों की पॉजिटिव नेचर की है, वो नेगेटिव नेचर का है, तो हम नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका परिमाण क्या है, बराबर है। अगर परिमाण बराबर होंगे तो नेट फोर्स की दिशा क्या होगी, नीचे की तरफ, नेट फोर्स की दिशा क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। अगर परिमाण बराबर ना हुए तो यहाँ पर भी एक बल लग रहा होगा इधर की तरफ, तो फिर इन दोनों के देखा जाएगा कि ये बल और ये बल के बीच में आपका रिजल्टेंट कहीं इधर की तरफ आएगा या तो इधर की तरफ आएगा। ये आपका था। अब ये तो एक था समबाहु त्रिभुज का। अब हम लोग एक चतुर्भुज की बात कर लेते हैं या वर्ग की बात कर लेते हैं। एक वर्ग का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार आवेश हैं, चारों का परिमाण क्या है अलग अलग मान लेते हैं थोड़ा सा, और ये एक वर्ग में रखा हुआ, वर्ग के चारों कोने पर, वर्ग के चारों कोने पर रखें। मान लो तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका क्या है डी। यहाँ पर माइनस का आवेश है क्यों, यहाँ पर प्लस का आवेश है क्यों, यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ भी माइनस मान लो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी चलो मान लेते चारों माइनस के, चारों कहा के हैं माइनस के, ये चारों एक ही नेचर के हैं और इनकी प्रकृति भी क्या है, एक ही है, और परिमाण भी क्या है, एक ही। हम आपसे कह रहे हैं कि बताओ डी पर लगने, डी वाला जो आवेश है इस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा, डी पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। ये वर्ग है तो इसकी साइड मान लेते हैं ए। तो आपको पता है ये वाला इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि परावर्तित कर रहा होगा, प्रतिकर्षण कर रहा होगा, जिसकी दिशा ये होगी। इस फॉर्म इसको मान लेते हैं FAD। ये वाला एक बल इसकी तरफ लगाएगा इधर की तरफ, जिसका नाम होगा FBC। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी तो एक बल लग रहा होगा जो बी और डी को लगा रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये दूरी पता होनी चाहिए, ठीक। ये कोण 90 डिग्री दोनों का बराबर है, तो ये वाली पूरी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, √2। तो ये आपका एक बल लग रहा होगा इधर की तरफ, जिसका नाम होगा FBD। सारे बल को हम लिख लेते हैं। अगर हम देखें FAD हमारा कितना होगा, K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन का A स्क्वायर। FDC देखें तो वो भी होगा K Q स्क्वायर अपॉन का A स्क्वायर। अगर हम FDB देखें तो हमारा हो जाएगा K Q स्क्वायर, दूरी हमारी कितनी है, √2a का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। अगर देखो कि ये दोनों कितने एंगल पर हैं, 90 डिग्री पर, तो चाहो तो इसका एक कंपोनेंट देखो, ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो एक कंपोनेंट इधर ले लो, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ लोगे तो वो आपका हो जाएगा FAD cos 45। इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ लोगे तो वो आपका हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा तो आपका इसका हो जाएगा FDC
cos 45, इधर इतना ही लग रहा है। तो नेट बल आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा, एफ नेट जो होगा वो तो एक तो लग रहा होगा एफ डीबी बीडी, और फिर प्लस का कितना लग रहा होगा, एफ डीसी कॉस 45 डिग्री, प्लस का एफ ए डी कॉस 45 डिग्री। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखो एफ ए डी एफ डी सी आपस में क्या है, डी सी और ए डी क्या है, बराबर। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एफ वेक्टर बी डी प्लस का टू एफ ए डी कॉस 45 दोनों का मान रखते हैं अगर तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसका मान हमारे पास कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन का 2a² प्लस ये है 2, इसका मान है के क्यू स्क्वायर अपॉन का a² और cos 45 का मान होता है 1 अपॉन का √2। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2, सॉरी अभी मैं सॉल्व कर लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन का 2a² प्लस का, इसको हम लोग 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू का √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन का √2a। √2 से √2 मर गया, √2 से √2 मर गया। हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 नीचे भी क्या हो जाएगा, 2। तो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एफ नेट बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन का 2a² प्लस का 2√2 के क्यू स्क्वायर अपॉन का 2a²। अब आधार हर बराबर है तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और देखो कॉमन भी हो रहे हैं कुछ, तो आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन का 2a² कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस का 2√2। ये आप आसानी से मान रखो और आपके सारा जनरल फॉर्मूला हमने बना के दे दिया, वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो। क्लियर।